वेलकम टू द चैनल बच्चों। हमने समग्र मांग फलन को देख लिया है, समग्र पूर्ति को देख लिया है, तो किन्स के आय और रोजगार को देखने का हक तो हमारा बनता ही है। जी हाँ बच्चों, तो आज आप पहले एक फैक्ट को समझ लीजिए कि किन्स के आय और रोजगार का जो सिद्धांत है उसको कितने नामों से या किस किस तरीके से पुकारा जाता है। जी हाँ, कंफ्यूजन हो जाता है कुछ बच्चों को। कुछ बच्चे इसे इस तरीके से पढ़ते हैं कि अल्पकाल में जीडीपी संतुलन, कुछ बच्चे इसे इस तरीके से पढ़ते हैं किन्स का आय और रोजगार का सिद्धांत, कुछ लोग इसे इस तरीके से पढ़ते हैं कि समग्र मांग और समग्र पूर्ति के पूरे हो जाने का दृष्टिकोण। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, अल्पकालीन जो संतुलन होता है उसी को बताया है किन्स ने अपने आय और रोजगार के सिद्धांत के रूप में। और किन्स जो दो बातों को मानते हैं बच्चों, वो आपको याद रखने की जरूरत है कि किन्स ने अल्पकाल में तकनीक को स्थिर माना है। ये मान्यता आपको याद रखनी होगी कि उन्होंने ये माना है कि अल्पकाल के पीरियड में कोई भी देश जो है वो तकनीक में परिवर्तन नहीं कर पाता है। जी, तो आखिर परिवर्तन या रोजगार का निर्धारण कैसे होता है, कोई जीडीपी संतुलन में आती कैसे है? तो बच्चों, जीडीपी संतुलन में आती है समग्र मांग और समग्र पूर्ति के द्वारा। और जिस तरह एक जादूगर के जादू के बारे में कोई नहीं जानता ना, ठीक वैसे ही किन्स ने भी अर्थव्यवस्था की एक क्षमता के बारे में बात की है जिसे हम अतिरिक्त क्षमता कहते हैं, कि उस अतिरिक्त क्षमता के कारण हमेशा अल्पकाल में अर्थव्यवस्था में जीडीपी का संतुलन बना रहता है। और यहाँ इस वीडियो में हम ये सीखेंगे भी कि वो अतिरिक्त क्षमता काम कैसे करती है। लेकिन चलिए अब पहले संतुलन को समझ लेते हैं। संतुलन में पहली हम बात करते हैं समग्र पूर्ति की। अच्छा, ये समग्र पूर्ति है क्या जी? समग्र पूर्ति उत्पादकों की वो इच्छा है जो वो उत्पादन करने की रखते हैं, वही अर्थव्यवस्था में बच्चों समग्र पूर्ति है। इसीलिए ये देखने को मिल जाता है कि AS = Y। और ये आपसे पूछा भी जाता है कि समग्र पूर्ति आय के बराबर क्यों होती है भाई? तो समग्र पूर्ति को आय के बराबर मानने के पीछे सिर्फ एक तर्क है, क्योंकि ये सभी जो उत्पादक हैं उनके उत्पादन की इच्छा है, जिसकी वो उम्मीद करते हैं कि वो पूरी अर्थव्यवस्था में अल्पकाल के समय में बेच लेंगे। और जब वो चीजें बिकेंगी बच्चों, तो सिर्फ उत्पादक को ही नहीं, उस काम में लगे हुए सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, सभी को आय प्राप्त होगी। इसलिए हम मान लेते हैं कि समग्र पूर्ति = इनकम। ठीक, AS = Y। तो ये आपको यहां पर समझना है। अगर इसमें कुछ कम ज्यादा होता है तो उत्पादकों को हानि होती है और वही अर्थव्यवस्था की जो अतिरिक्त क्षमता है ना, वो काम करने लग जाती है और वो बराबरी में आ जाता है। जैसे यहां पर देखिए कि जब आय 0 रहेगी तो समग्र पूर्ति भी 0 रहेगी। इसका आय के साथ सीधा सीधा संबंध होता है बच्चों। अरे पूर्ति हो ही नहीं रही है, सामान बिक ही नहीं रहा है, तो किसी को आय कहां से प्राप्त होगी? इसलिए Y अगर 0 है तो AS भी 0 होगी। जैसे ही AS बढ़कर 30 होती है तो Y भी बढ़कर 30 हो जाएगी, क्योंकि वो लोगों की इनकम है। और जब AS बढ़कर 50 हुई तो यहाँ पर जो Y है वो भी 50 के बराबर हो गई। अब आपको कंपटीशन एग्जाम के लिए फैक्ट नंबर 2 पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है बच्चों। फैक्ट नंबर 2 ये है कि कई कंपटीशन एग्जाम में ये पूछ देता है कि जब पूर्ति की रेखा बनाई जाती है, समग्र पूर्ति की रेखा AS बनाई जाती है, तब ये 45 डिग्री की ही क्यों होती है? तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि चूंकि AS किसके बराबर होती है? Y के, इसीलिए ये 45 डिग्री की होती है। और किसी रेखा का 45 डिग्री का होना इस बात को तय करता है अर्थशास्त्र में कि वो दो चीजों को बता रही है, समरूप होमोजीनियस कंटेंट को बता रही है। और होमोजीनियस कंटेंट क्या है बेटा? कि वो है आय बराबर है समग्र पूर्ति के। तो जब कभी आप इस रेखा को बनाएं तो इस तरीके से आय की रेखा को बढ़ता हुआ बनाइए, क्योंकि यहाँ देखिए आय भी लगातार बढ़ रही है और समग्र पूर्ति भी बढ़ रही है, तो हमें दूसरी कोई रेखा बनाने की जरूरत नहीं है। समग्र पूर्ति की रेखा को हमने सीधा सीधा आगे बढ़ते हुए बना दिया है। अब बात करते हैं बच्चों समग्र मांग की।
तो समग्र मांग को बताने के लिए सीधे इस चार्ट पे उतर आना सही नहीं है। समग्र मांग की जब हम बात करते हैं, एडी की जब हम बात कर रहे हैं, तो याद रखिए एडी इक्वल टू सी प्लस आई होता है। ठीक, सी क्या है? कंजप्शन। आई क्या है? निवेश। उसके बाद अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडी जो होता है वो सी प्लस आई कौन सा? भाई सी भी, उपभोग भी बच्चों दो तरह का होता है। एक उपभोग जिसे हम इच्छित उपभोग कहते हैं, और एक उपभोग जो वास्तविक उपभोग होता है। इच्छित उपभोग एक वह स्तर होता है बच्चों, वह एक समझ लीजिए न्यूनतम स्तर होता है जो अर्थव्यवस्था ये मान के चलती है कि लोग साल भर में इतना उपभोग तो करेंगे ही। उसी तरह जो निवेश है, इच्छित निवेश, वो भी ऐसा निवेश होता है, मतलब ये मान के चला जाता है कि इतना निवेश तो अर्थव्यवस्था में होगा ही। तो समझ लीजिए ये मान्यता है, मान के चला जाता है। रियल में उतना होता है या नहीं, ये गारंटेड नहीं है। इसीलिए उपभोग का जो दूसरा स्वरूप होता है बच्चों, उस दूसरे स्वरूप को हम कहते हैं वास्तविक उपभोग। कि हमने सोचा था कि इस साल लोग कम से कम 100 रुपए तो चिप्स पे खर्च करेंगे ही। हमने सोचा कितना? 100। लोगों ने किया कितना? 50। तो जो 50 है वो हो गया वास्तविक उपभोग, और ये जो 100 है वो हो गया इच्छित उपभोग। और आपका बन गया एक क्वेश्चन, किन्स का आय और रोजगार का सिद्धांत किस उपभोग पर निर्भर करता है? आप बोलोगे इच्छित उपभोग और इच्छित निवेश पे, ना कि वास्तविक बचत, वास्तविक उपभोग या वास्तविक निवेश पे। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो इसी तरह बच्चों निवेश में भी ये माना जाता है कि लोग अर्थव्यवस्था में मान लेते हैं 1000 रुपए तो हर आदमी लगाएगा, लेकिन वास्तव में ये हुआ कि लोगों ने बचतें कर ली, निवेश किया ही नहीं, और वो 800 रुपए ही अर्थव्यवस्था में गए। तो वो हो गया ना वास्तविक निवेश। और जितना हमने सोचा था 1000, वो क्या था? इच्छित निवेश। तो यहाँ पे आप समझिए कि जब समग्र मांग की बात होती है बच्चों, तो आपको उपभोग और निवेश दोनों को लेना है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि किन्स ने इसमें इच्छित उपभोग और इच्छित निवेश को लिया है। और आपको ये बात समझ में भी आएगी जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों मैं ऐसा कह रही हूं। अब इसको दूसरा अगर मैं कहूं कि लोग अपनी आय को किस पे खर्च करते हैं बेटा, तो लोग अपनी आय को खर्च करते हैं उपभोग पर, खाने पीने पे, वस्तुओं के उपयोग पर, और साथ ही कुछ करते हैं बचते, जिसे हम सेविंग्स के नाम पे जानते हैं। अब मैंने यहां पर ये बात क्यों कही भाई, आप बताइए मुझे। y को मैंने as के बराबर माना है ना, तो हम कह सकते हैं कि as c प्लस s और ad c प्लस i होता है। तो अब आपका आया बोर्ड का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि S बराबर I होता है। ये प्रूफ करने जैसे ही आपको आएगा बेटा, आपको मेरी यही बात लिखनी होगी कि प्रभावपूर्ण जो मांग होती है वो C प्लस, समग्र मांग C प्लस I है, और AS C प्लस S होता है। दोनों में से C को घटा दीजिए, ये हो गया, हम मानते हैं ना AD इक्वल टू Y। ठीक, तो AD में क्या बचा? AD में बचा I, और Y में क्या बचा? Y में बचा S। तो प्रूफ हो गया I इक्वल टू S या S इक्वल टू I। ये छोटा सा पार्ट मैंने जबरदस्ती इंक्लूड किया क्योंकि ये क्वेश्चंस कंपटीशन और बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं कि प्रूव दैट S इक्वल टू I। तो आपको इस तरीके से दो समीकरण में लिख के बेटा उसे बता देना है। अब हम बात करते हैं समग्र मांग की। तो जब कभी समग्र मांग फलन की बात करना, तो आपको उपभोग फलन के बारे में भी बताना है, आपको निवेश फलन के बारे में भी बताना है, और तब आपको समग्र मांग निकालनी है। तो पहले यहां हम इस तालिका को समझते हैं। देखिए आय शून्य, भाई ऐसी कंडीशन हम पहले ही जानते हैं कि ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि बंदा बेरोजगार है, उसको कोई काम नहीं मिल रहा है भाई, तो वो आय की कंडीशन कौन सी हुई? 0। फिर धीरे धीरे आय जो है वो बढ़कर 20, 40, 60, 80 और 100 तक पहुंच गए। अब उपभोग को देख लेते हैं। जब बंदे के पास नौकरी नहीं थी, बेरोजगार था, तब भी वो उपभोग कर रहा था। इस उपभोग को क्या नाम देते हैं बच्चों? यस, स्वायत्त उपभोग कहते हैं इसे, ऑटोनॉमस कंजप्शन। तो ये था 30, फिर हमने देखा कि उपभोग थोड़ा और बढ़ा, 40 हुआ,
फिर हमने देखा कि कमा रहा है 40 और खर्च रहा है बंदा 50, मतलब अभी शौक पूरे हो रहे हैं जी। उसके बाद आया ऐसा स्तर जहां पे वो उतना ही उपभोग कर रहा है जितनी उसकी इनकम है, मतलब बंदा अब समझदार होने लगा। और उसके बाद आया, आय बढ़कर हो गई 80, थोड़ा और समझदार हो गया। अब वो क्या करने लगा है, अब वो बचतें करने लगा है, भविष्य को सोचने लगा है। और फिर आय और बढ़ी लेकिन उपभोग नहीं बढ़ा, मतलब बंदे ने क्या बढ़ा दिया, तो उसने बढ़ा दिया है बचत को। तो इस तरीके से बच्चों ये Y और C फंक्शन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं I। आप कहोगे मैडम 20-20-20 क्यों लिख के रख दी है? बिल्कुल लिखना था, क्योंकि मैं ये सोच रही हूं कि मेरी अर्थव्यवस्था में इतना निवेश तो होगा ही। मैंने पहले बताया वो मेरा क्या है, इच्छित निवेश। मैं ये मान के चल रही हूं कि मेरी जो अर्थव्यवस्था है उसमें लोग इतना पैसा तो डालेंगे ही, इतना पैसा तो निवेश करेंगे ही, कहीं ना कहीं इतना पैसा लगाएंगे ही। तो इसलिए मैंने उसे मान लिया बच्चों बिल्कुल स्थिर कि 20-20-20 आय जितनी भी हो जाए उतने के बराबर में निवेश करेंगे ही। ठीक, तो ये मेरा हो गया इच्छित निवेश। अब मुझे निकालना है एडी, समग्र मांग को अगर निकालना है मुझे तो किसको किसको जोड़ना होगा, C प्लस I को जोड़ना पड़ेगा। मैंने बताया था ना एडी क्या होती है, C प्लस I। तो चलिए C क्या है 30, I क्या है 20, जोड़ा तो आया 50, 40 20 इक्वल टू 60। अब यहाँ पे 40 20 इक्वल टू 70, 60 20 इक्वल टू 80 हो गया बच्चों, और 70 और 20 इक्वल टू 90, और यहाँ पे 80 20 इक्वल टू 100। अब आप देखिए I 100 और यहाँ पर एडी 100। मैंने यहाँ जो कहा कि एडी और I बराबर होती है वो यहाँ पर बात पूरी तरीके से प्रूव भी हो गई। अब जब कभी भी आपको समग्र मांग फलन को बताना होगा बच्चों, तो आपको सभी चीजों को इसमें बताना पड़ता है। सबसे पहले एक जो रेखा होती है वो बिल्कुल सीधी, ये 20 वाली, ये I की रेखा बनेगी। ठीक, उसके बाद Y की रेखा देख लीजिए 45 अंश की, बिल्कुल सीधी, ये 45 अंश की Y, या मैं कहूं इसे AS भी कह सकती हूं, उसकी रेखा बनेगी। ठीक, उसके बाद बच्चों उपभोग की रेखा बनेगी। उपभोग की रेखा को ले लेते हैं, तो उपभोग की रेखा, उपभोग कहां से शुरू होगा 30 से, तो हम उसे ऊपर से शुरू कर देते हैं। ये उपभोग की रेखा बन गई C। अब यहां देखिए शुरू में उपभोग ज्यादा रहता है, जैसे ये 50 तक उपभोग ज्यादा है, फिर इस बिंदु पे कितना हो गया होगा 60, और उसके बाद उपभोग हो गया कम और आय हो गई ज्यादा। तो आप हमेशा उपभोग की रेखा को बनाते समय इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, अब ये जब क्लियर हो गया बच्चों, तो आपको एडी की रेखा बनानी है। तो एडी की रेखा किससे शुरू हो रही है भाई 50 से, तो 50 थोड़ा ऊपर से लीजिए और उसको आगे बढ़ाइए, और ये आ गई आपकी एडी की रेखा। अब कंफ्यूजन क्या होता है कि टीचर इस पूरे को आप लोगों के सामने रख देता है और आप पूरी रेखाओं को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे क्या करना है। तो स्टेप वाइज चलिए, सबसे पहले आपको निवेश की रेखा बनानी है, फिर आपको पूर्ति की रेखा बनानी है 45 अंश वाली। ठीक, उसके बाद उससे ऊपर से आपको उपभोग की रेखा बनानी है, और उसके ऊपर से आपको एडी की रेखा बनानी है। लेकिन कंफ्यूजन तो अब होगा, संतुलन कहाँ मिलेगा मैडम, कहाँ मिलेगा संतुलन, यहाँ मिलेगा कि यहाँ मिलेगा? तो बच्चों सीधी सी बात है, यहाँ तो नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पर 60 और 60 ही हुए हैं, मतलब उपभोग आय के बराबर हुई है। यहाँ से बंदे की बचत शुरू हो रही है, तो संतुलन का स्तर ये नहीं हो सकता। संतुलन के लिए जरूरी होता है कि AS इक्वल टू AD हो, तो AS ये रहा भाई और AD की रेखा ये रही, तो संतुलन तो इस बिंदु पर मिलेगा। लेकिन आप कभी भी कंफ्यूज होके इस तरह का चित्र डायरेक्ट मत बनाइए जिसका एक्सप्लेनेशन देने में आपको भी कठिनाई हो। आप इसे ऐसे ही समग्र मांग फलन के रूप में दर्शा सकते हैं। अब यहां पर जब जीडीपी संतुलन आपको दिखाना है तो कोई टेंशन लिए बिना बहुत अच्छे से 45 अंश की रेखा बनाइए Y, या इसको लिखिए AS, और समग्र मांग की रेखा बनाइए ये इससे आगे निकलती हुई, और यहां पर दर्शा दीजिए बच्चों संतुलन, और वही आंकड़ा लिख दीजिए जो कि AS बराबर AY का आंकड़ा है, AS बराबर AD का। और इस बिंदु पे आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे E इक्वल टू AS इक्वल टू AD। ये एक दृष्टिकोण।
एक इस रूप में किन्स ने संतुलन को बताया है कि अर्थव्यवस्था में जीडीपी संतुलन के दो दृष्टिकोण होते हैं। समग्र पूर्ति बराबर होती है समग्र मांग की, और दूसरा उन्होंने दृष्टिकोण दिया है कि जीडीपी में संतुलन तब भी होता है जब आई बराबर होता है एस के, मतलब निवेश बराबर हो बचत के। लेकिन आपको पता है ना कौन सा निवेश? इच्छित निवेश। ठीक, तो आप यहाँ पर इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। तो आप जब कभी भी संतुलन बता रहे हो बच्चों, तो संतुलन बताने के लिए आपको ये दोनों रेखाओं को मिलाते हुए और दोनों साइड में आपको लेके जाना है। जैसे ये अगर आय का स्तर है तो इसे समग्र मांग और समग्र पूर्ति बता दीजिए। ये समग्र मांग और समग्र पूर्ति को आप यहां पर बता सकते हैं। अब जब संतुलन आपको मिल गया तो क्वेश्चन आता है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर 4 नंबर या कंपटीशन एग्जाम में बहुत छोटा सा, कि क्या होगा यदि एडी ज्यादा हो जाए। बहुत ध्यान देना बेटा, क्या होगा यदि एडी ज्यादा हो जाए, ये कंडीशन। तो इस कंडीशन में क्या होगा उसे समझिए। अब यहां पे आएगी अर्थव्यवस्था की अतिरिक्त क्षमता बच्चों। अगर एडी ज्यादा हो गया, मांग ज्यादा हो गया, तो एक उत्पादक के रूप में आप क्या करेंगे? मांग ज्यादा है, आप पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पुनः पूरा प्रयास करेंगे कि अरे इतनी मांग बढ़ी हुई है तो मुझे तो चीजें बेचनी है। तो आप और एफर्ट लगाएंगे और लोगों को काम पे लेंगे और पूर्ति को बढ़ाएंगे। रोजगार आएगा या नहीं? अगर आप देख रहे हो कि कोई चीज 100 मानी जा रही है और आप उसका प्रोडक्शन सिर्फ 20 कर रहे हो, तो उस 80 को पूरा करने के लिए आप अपनी जी जान लगा दोगे एक उत्पादक के रूप में, और आप तुरंत लोगों को लेके आएंगे, चलिए भाई काम पे चलिए, मेरे को इतना उत्पादन करना है। बन गया ना रोजगार, रोजगार मिलने लग गया ना लोगों को। और फिर एक लेवल ऐसा आएगा जहां पर मांग अगर 100 है तो आप पूर्ति भी 100 करेंगे। तो ये आपको परिस्थिति लिखना होगा कि अगर एडी ज्यादा हो जाती है तो उत्पादकों को हानि होती है, फिर उत्पादक प्रयास करते हैं और पूर्ति को बढ़ाते हैं, और फिर अर्थव्यवस्था में एएस इक्वल टू एडी। इसी से फिर रोजगार क्या होता है? बढ़ जाता है बच्चों, अल्पकाल में रोजगार बढ़ जाता है, ये कंडीशन। अब उल्टी कंडीशन देखते हैं, अगर एएस ज्यादा हो गया है एडी के, तब क्या होगा? उत्पादकों ने 100 वस्तु बना के रख ली है और मांग बस आ रही है 20 की। अब क्या करेंगे उत्पादक? कुछ नहीं करेंगे, थोड़े से नाराज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको हानि हो रही है। और याद है ना, जब कोई नाराज होता है तो क्या करता है? मुंह फुला के बैठ जाता है। तो उत्पादक भी वही करेंगे, उत्पादक भी बिल्कुल रुक जाएंगे, कोई उत्पादन नहीं करेंगे। फिर धीरे धीरे जब वो उत्पादन नहीं करेंगे बच्चों, तो धीरे धीरे वस्तु की पूर्ति खसकते खसकते मांग के बराबर आ जाएगी। नई चीज बना ही नहीं रहे हैं, उसी 100 में से बेच रहे हैं, तो एक दिन 5 बिका 4 बिका, फिर बिकते बिकते एक ऐसा कंडीशन आएगा जहां पर फिर मांग होगी 20 और पूर्ति होगी 20। फिर हो गया ना संतुलन। जी हाँ, तो ये दोनों कंडीशन होती है। दोनों कंडीशंस में उत्पादक को हानि होती है और उत्पादक कभी पूर्ति बढ़ाकर और कभी पूर्ति को रोककर अर्थव्यवस्था में जीडीपी का संतुलन लाने की कोशिश करते हैं। और याद रखिए, जीडीपी है क्या भाई? वस्तु और सेवाओं का उत्पादन ही तो है। तो इस तरीके से आप दोनों कंडीशंस को यहाँ पर बताएंगे बच्चों। अब उनका जो दूसरा दृष्टिकोण है उसे भी देख लीजिए। इसमें भी आय, उपभोग, और हम जानते हैं कि आय में से जब हम उपभोग को घटा देंगे तो जो बचेगा हम मान लेंगे कि बंदे ने बचत की। ठीक, तो चलिए अब वही कर लेते हैं। आय ले लेते हैं 0, 20, 40, 60, 80 और ये हो गई 100 बच्चों। और उपभोग वही सेम डाटा रख लीजिए, 30, 40, 50, 60, 70 और ये हो गया 80। अब बचत निकालनी है भाई। 0 में से मैं 30 को घटाऊंगी, हाँ घटा ना, -30 आया। ठीक, इस यही से प्रश्न बनने शुरू होंगे, अब आप देखते जाइए। उसके बाद 20 में से 40 घटा ना भाई, -20 आया। फिर 40 में से 50 घटा ना भाई, -10 आया। उसके बाद 60 में से 60 घटा तो आ गया 0। फिर 80 में से 70 घटा बच्चों तो बचत आई +10। और जब 100 में से 80 घटा तो बच्चों बचत आई +20। तो देख लीजिए, आपका एक क्वेश्चन तो इस तालिका में ही तैयार बैठा है
कि क्या बचत ऋणात्मक हो सकती है? जी हाँ, बचत ऋणात्मक हो सकती है तब तक जब तक कि आय से ज्यादा उपभोग हो रहा है। ठीक। और बचत क्या शून्य हो सकती है? हाँ, हो सकती है। कब? जब उपभोग और आय दोनों बराबर हो। अच्छा, बचत धनात्मक हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है भाई, जब आय ज्यादा और उपभोग कम हो। तो बन गया ना ये 3 क्वेश्चन आपका इसी तरीका से। अब निवेश की बात कर लेते हैं। तो मैं बार बार कह रही हूं कि किन्स ने अपने अल्पकालीन संतुलन में इच्छित निवेश को माना है, कि हम मान लेते हैं कि इतने लोग जो हैं वो निवेश करेंगे। तो इच्छित निवेश कितना है बच्चों? वो है 20 20 20 20 20 20। यहाँ पे आ गया 2020, वर्ल्ड कप में नहीं जाना है। तो ये हमारी रही बच्चों निवेश की रेखा, जिसे हम आय की रेखा कहेंगे। ये कौन सी है? 20 की रेखा। ले लेते हैं बचत की रेखा। चूंकि ये I = S है तो हम आय की रेखा को नहीं दर्शाएंगे, सीधे निवेश की रेखा को लिया है हमने, जो कि 20 है। बिल्कुल सीधी इसलिए क्योंकि वो बिल्कुल 20 हर एक आय के स्तर पर एक समान है। अब इसी के साथ हम सेविंग्स को ले लेते हैं जो -30 से है। तो बच्चों ये यहाँ नीचे से शुरू होगा, तो आप इस तरीके से सेविंग्स की रेखा को यहाँ पे बना दीजिए और इस तरीके से संतुलन को हम दर्शा देंगे कि ये जो पोर्शन है वो हमारे संतुलन का बिंदु हो जाएगा। एक बार फिर से यही प्रश्न हमसे पूछा जाएगा कि अगर किसी कारणवश निवेश ज्यादा हो जाए बचत से तो क्या होगा? तो निवेश बहुत अधिक हो गया है, बचते जो हैं वो बिल्कुल अर्थव्यवस्था में नहीं है, तो उस समय भी ज्यादा उत्पादन होने लगेगा, पूर्ति बढ़ जाएगी और मांग उतनी है नहीं और उत्पादक को होगा घाटा। तो फिर बंदा चुप होके बैठ जाएगा, फिर से वो नीचे आने की कोशिश करेगा, मतलब पूर्ति को रोक देगा जब तक कि वो मांग के बराबर ना हो जाए। तो ये दृष्टिकोण। और अगर किसी कारणवश बचत ज्यादा हो गई है और आय निवेश लोग नहीं कर रहे हैं, बचतों को अपने तकिए के नीचे छुपा छुपा के रखने लगे हैं, अर्थव्यवस्था में वापस नहीं दे रहे हैं, तो ठीक है ना, उत्पादक को हानि होगी, वो सबको काम से निकालेगा। चलो भाई, मेरा तो सामान ही नहीं बिक रहा, तो मैं कैसे लोगों को काम पे रखूं? तो जब लोग काम पर से बेरोजगार हो जाएंगे बच्चों, तो उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो कौन सा पैसा खर्च करेंगे? बचत वाला पैसा खर्च करेंगे। और जब बचत वाला पैसा खर्च करेंगे तो पूरी की पूरी बचत वापस किस में आ जाएगी? अर्थव्यवस्था में आ जाएगी। तो हर हाल में उत्पादकों को हानि होने की कंडीशन में उनका लिया गया जो डिसीजन होता है, उससे अर्थव्यवस्था जो होती है वो संतुलन में आ जाती है बच्चों। और ये जो संतुलन में आती है ना, वो जो उसकी क्षमता है उत्पादकों की सोचने की शक्ति, या ये आप कह लीजिए कि किसी अर्थव्यवस्था की क्षमता, उसी को किन्स ने अतिरिक्त क्षमता का नाम दिया है। तो याद रखिए, अल्पकाल में जीडीपी संतुलन, आय संतुलन, रोजगार स्तर, ये तीनों एक ही चीजें हैं जिसे किन्स ने बताया है कि अल्पकाल में आय रोजगार का स्तर, जीडीपी संतुलन, आय संतुलन, ये समरूप है एक दूसरे की, पर्यायवाची माना है इन तीनों शब्दों को उन्होंने। आई होप ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, पर मैंने सरल तरीके से आप सभी को समझाया होगा।